वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11वीं NCERT से संबद्ध इतिहास विषय टेस्ट एवं अभ्यास कार्य अनुभाग 3 से चैप्टर 9 आधुनिकीकरण की ओर औद्योगिक क्रांति। टेस्ट एवं अभ्यास कार्य शुरू करने के पहले आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ अब तैयार होंगे निबंधात्मक प्रश्न भी, सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर स्वयं पार्टिसिपेट करें एवं स्वमूल्यांकन करें। तो शुरू करते हैं कक्षा 11वीं से अनुभाग 3 चैप्टर 9 आधुनिकीकरण की ओर। इसके अंतर्गत हम विशेष रूप से पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति, टेस्ट एवं अभ्यास कार्य। सबसे पहले आपको अपना नाम ऐड करना है, पिता का नाम ऐड करना है, आपके मोबाइल नंबर, संस्था का नाम जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। अब हम टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, औद्योगिक क्रांति कब एवं कहाँ हुई थी? 17वीं शताब्दी में भारत में, 18वीं शताब्दी में अमेरिका में, 17वीं शताब्दी में इटली में या 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में? तो इसका जो राइट आंसर है औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति को समझने के पहले हमें क्रांति का अर्थ पता होना चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिस क्षेत्र में यकायक तीव्र परिवर्तन होते हैं उसे उस क्षेत्र की क्रांति कहा जाता है। ऐसी ही क्रांति 18वीं शताब्दी में उद्योगों के क्षेत्र में देखने को मिली। इसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यह क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास अब्राहम डर्बी, थॉमस बेल, ग्राहम बेल या हम्फ्री डेवी। तो इसका राइट आंसर है हम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने 1815 ईस्वी में किया था, जिससे खदानों में काम करने वाले का जीवन सुरक्षित हो गया था। जो खदानों में मजदूर लोग काम करते थे, काफ़ी अंधेरा होता था, तो सेफ्टी लैंप से उनको सुरक्षा प्रदान की जाने लगी। अन्य ऑप्शन था आपका अब्राहम डर्बी। तो 1750 ईस्वी में अब्राहम डर्बी ने पत्थर के कोयले की खोज की, जिससे लौह उद्योग में क्रांति आ गई। यहाँ पर विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, जितने भी वस्तुनिष्ठ में विकल्प दे रखे हैं उन सभी विकल्पों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो निश्चित ही इससे संबंधित भी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप इनको जरूर तैयार करें। तो अब्राहम डर्बी ने पत्थर के कोयले की खोज की थी, जिससे लौह उद्योग में क्रांति आ गई थी। ओके, नेक्स्ट था आपका थॉमस बेल ने। तो थॉमस बेल ने 1785 ईस्वी में बेलन का आविष्कार किया था, जिससे छपाई के कार्य में प्रगति हो गई थी। अब बेलन आप सब जानते हैं, जो बेलन का उपयोग छपाई में विशेष रूप से किया जाता है। इसके पहले आपको पता ही होगा कि गुटेनबर्ग ने छापे खाने का आविष्कार किया था जर्मनी में, उसी को अपग्रेड किया गया था, बेलन और लगाकर उसमें और अच्छी तरीके से छपाई की जाने लगी। नेक्स्ट ऑप्शन था आपका ग्राहम बेल। तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन आप सब जानते हैं संचार का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लेचर नामक रेल इंजन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है आपके पास जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन, मैकडम एवं मेटकॉफ या जेम्स ब्रेंडली। तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज स्टीफेंसन ने। (1814) ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने ब्लेचर नामक रेल इंजन का निर्माण
किया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ में बिल्कुल ये पूछा जा सकता है। और जो रेल इंजन का निर्माण किया गया था ये 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 30 टन भार एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पहुंचा सकता था। नेक्स्ट विकल्प था आपका जेम्स वाट। तो जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में लोहे की बनी हुई एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जो भाप से चलती थी। इससे विभिन्न उद्योगों की मशीनों को चलाने के लिए इस भाप के इंजन का प्रयोग किया जाने लगा। तो आप इसको भी राइट डाउन करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट विकल्प था आपका मैकडम और मेटकाफ। मैकडम और मेटकाफ जैसे इंजीनियरों ने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों की सहायता से सड़क बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो भी आप सड़कें देख रहे हैं ये अपग्रेड होती चली जा रही है, लेकिन इसी प्रकार की सड़कों के बारे में जो सबसे पहले जिन्होंने सोचा था मैकडम और मेटकाफ थे। नेक्स्ट है जेम्स ब्रिंडली। तो जेम्स ब्रिंडली ने 1761 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली नहर वर्सली कैनाल का निर्माण किया था, जिससे कोयला भंडार से शहरों तक पहुंचाने में मदद मिली थी। तो एक और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ तैयार हो रहा है, तो आप इनको जरूर नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार किसने किया? जॉन के, जेम्स हारग्रीव्स, एडमंड कार्टराइट या सैमुअल क्रॉम्पटन? तो पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया था। यहां पर एक महत्वपूर्ण एक और प्रश्न आपका तैयार हो रहा है। पावर लूम नामक जो मशीन थी यह कपड़ा उद्योग से संबंधित थी, है ना, वस्त्र उद्योग से संबंधित थी। और यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं इन्होंने अलग अलग मशीनों का, वस्त्र उद्योग में अलग अलग मशीनों का निर्माण किया था। एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम नामक मशीन का आविष्कार करके कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी थी, है ना। कपड़ा बहुत अच्छी तरीके से बहुत जल्दी बनने लग गया इस पावर लूम नामक मशीन से। इस यंत्र से बहुत ही कम समय में कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में तैयार किया जाने लगा। तो ये हो गया आपका पावर लूम नामक मशीन के बारे में। नेक्स्ट था आपका जॉन के। तो जॉन के ने फ्लाइंग शटल नाम की एक मशीन बनाई थी जो कपड़ा बुनने की मशीन थी, और यह सबसे पहले कह सकते हैं कि यह कपड़ा बुनने की लगभग पहली मशीन थी। इसी को अपग्रेड करके कई सारी मशीनों का निर्माण किया गया है। फिर था आपका जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी, है ना, कपड़ा बुनने की एक और मशीन तैयार की जिसमें प्रारंभ में 8 तकवे थे। 8 तकवे थे मतलब 8 धागे एक साथ चलते थे उसमें, जिसे बाद में लगभग 100 तकवे लगा दिए गए और इस मशीन का आविष्कार किया गया था। तो यहाँ पर ये जितने भी ऑप्शन आपको बताए गए हैं ये कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ में आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ में नहीं आता है तो यह प्रश्न आपका निबंधात्मक में भी आ सकता है। तो निबंधात्मक में यह प्रश्न आ सकता है वस्त्र उद्योग के कौन कौन से आविष्कार हैं, 3 आविष्कारों का वर्णन और यह आविष्कार किसने किया यह आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा था सैमुअल क्रॉम्पटन। तो सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी एवं वाटर फ्रेम को मिलाकर एक नई मशीन तैयार की थी, है ना। सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग जेनी एवं वाटर फ्रेम को मिलाकर एक नई मशीन तैयार की थी जो स्पिनिंग म्यूल के नाम से जानी गई। उसको नाम क्या दिया गया? स्पिनिंग म्यूल नाम दिया गया। इस यंत्र से बारीक एवं मजबूत धागा बनाया जाने लगा। अब निश्चित ही आप समझ लेंगे वाटर फ्रेम के बारे में बताया नहीं गया, तो नीचे आपको वाटर फ्रेम के बारे में बताया गया है। रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 ईस्वी में एक नई मशीन वाटर फ्रेम का आविष्कार किया जिससे पक्का सूत काता जाता था। इस मशीन को पानी की सहायता से चलाया जाता था, इसीलिए इसका नाम वाटर फ्रेम रखा गया। तो जो रिचर्ड आर्कराइट और जेम्स हारग्रीव्स ने मशीनों का जो निर्माण किया था उन दोनों को मिलाकर सैमुअल क्रॉम्पटन ने एक नई मशीन इजाद की जिसका नाम रखा गया था स्पिनिंग म्यूल, और इस यंत्र से बारीक एवं मजबूत धागा बनाया जाने लगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट करिएगा। और ये आपका निबंधात्मक क्वेश्चन भी तैयार हुआ है। इंग्लैंड के किन शहरों को सबसे पहले रेल लाइन से जोड़ा गया? लंदन से मैनचेस्टर, वेल्स से लंदन, स्टॉकटन से डार्लिंगटन या लीड्स से बर्मिंघम? तो इसका राइट आंसर है स्टॉकटन से डार्लिंगटन। इंग्लैंड में 1825 ईस्वी में स्टॉकटन से डार्लिंगटन इन दोनों शहरों को रेल लाइन से जोड़ा गया था सबसे पहले। इसके बाद धीरे धीरे कई रेलवे लाइन बिछाई गई।
यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड में 1825 में सबसे पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी। उसी प्रकार भारत में 1853 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछाई गई थी। अंग्रेजों की ही देन है, जो बॉम्बे और थाने के बीच में चली थी। ओके, तो बहुत जल्दी भारत में भी अंग्रेजों ने रेलवे लाइन बिछा दी थी। इसका मुख्य कारण यही था कि यह एक इंग्लैंड के लिए यह एक औपनिवेशिक राज्य था। यहाँ पर कच्चा माल आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई थी। इसमें अंग्रेजों का महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको विशेष निर्देश दे रखा है, एक से अधिक या सभी विकल्प सही हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपको तैयार हो रहे हैं, ये आपके वस्तुनिष्ठ से निबंधात्मक क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ओके, क्वेश्चन है आपका, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या हैं। नहर और रेलवे परिवहन, आपको नहर और रेलवे परिवहन की तुलना करना है और इनके सापेक्ष में कौन सस्ता एवं सुलभ है उसका वर्णन आपको करना है। यहाँ पर आपको बिंदु बताए गए हैं। रेल परिवहन नहर परिवहन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित एवं सस्ता होता था। बिल्कुल होता था। रेल परिवहन वर्ष भर उपलब्ध, जबकि नहर परिवहन विशेष समय पर ही उपलब्ध। बिल्कुल सही है, रेल परिवहन हर समय चलता है, जबकि नहर परिवहन जब ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बन जाती है, ज़्यादा पानी आ जाता है या बर्फ जम जाती है, तो वैसी कंडीशन में नहर परिवहन का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। रेल परिवहन ने औद्योगिकीकरण के विकास को बहुत अधिक तीव्र गति प्रदान करने में विशेष योगदान दिया। बिल्कुल, यह भी पॉइंट बिल्कुल सही है। रेल परिवहन ने श्रमिकों के जीवन में सुधार और रोजगार के ज़्यादा अवसर दिए। बिल्कुल, रेल परिवहन के बारे में आप यदि अपन भारत की बात करें तो आप जानते हैं सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है, जिसमें कई प्रकार के कर्मचारी एवं अधिकारी काम करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी बिंदु बताए गए हैं, ये नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ बतलाए गए हैं। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है, आप इसको जरूर राइट डाउन करें। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं सभी बिंदु सही हैं। ओके, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुई। ऑप्शन है आपके पास, 18वीं से 19वीं शताब्दी में जनसंख्या में वृद्धि। बिल्कुल, 18वीं से 19वीं शताब्दी में जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। तो निश्चित ही जब जब जनसंख्या वृद्धि होती है तब तब उनके लिए संसाधनों की बढ़ोतरी के लिए प्रयास करना पड़ते हैं। तो ऐसे ही प्रयास जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो इंग्लैंड में किए गए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, यातायात की पर्याप्त सुविधा। इंग्लैंड में यातायात की पर्याप्त सुविधा थी, इसी कारण औद्योगिकीकरण सबसे पहले तीव्र गति से वहीं हुआ। आप सब जानते हैं सबसे पहले रेलवे लाइन वहाँ पर बिछाई गई थी। रेलवे का आविष्कार बहुत बड़ी देन थी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान आसानी से पहुँचाया जाने लगा। तो यह यातायात की पर्याप्त सुविधा भी औद्योगिक क्रांति का एक मुख्य कारण था। नेक्स्ट है, कोयला एवं लोहे की खदानों में निकटता। इंग्लैंड की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वहाँ पर जो कोयला व लोहे की खानें थी वह आसपास ही थी, ज़्यादा दूर नहीं थी। तो इस सुविधा के परिणाम स्वरूप भी अनेक मशीनों का निर्माण कम समय में कम लागत में करने में सहायता मिली। और इस प्राकृतिक सुविधा के कारण ही इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का मार्ग सबसे पहले प्रशस्त हुआ। एक और ऑप्शन है, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। बिल्कुल, यह भी सही है। आप जब विश्व के नक्शे में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति है वह चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। आप पाएंगे कि इंग्लैंड चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। तो यह अनुकूल वातावरण भी और यह भौगोलिक स्थिति भी इसके औद्योगिक क्रांति में इसका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक और ऑप्शन दे रखा है आपको, उपनिवेशों की प्रचुरता। बिल्कुल, इंग्लैंड में कई प्रकार के उपनिवेश भी थे। उपनिवेश बताना चाहूँगा, जो शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं वह कमजोर राष्ट्रों को आर्थिक रूप से अपने
कब्जे में कर लेते हैं, वहाँ के संसाधनों को अपने कब्जे में कर लेते हैं, वह उनके औपनिवेशिक राज्य कहलाते हैं। जैसे कि इंग्लैंड के लिए भारत एक औपनिवेशिक राज्य था। ओके, तो उपनिवेशों की प्रचुरता, तो यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इंग्लैंड में कई प्रकार के उपनिवेश थे। भारत जैसे ऐसे कई प्रकार के देश थे जो इनके उपनिवेश थे, जहाँ से कच्चा माल बहुत आसानी से मिल जाता था। तो यहाँ पर जितने भी बिंदु बताए गए हैं ये सब महत्वपूर्ण हैं, औद्योगिक क्रांति के महत्वपूर्ण कारण हैं। यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, औद्योगिक क्रांति के कारण, तो लगभग मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपका तैयार होगा। जैसा कि आप फीडबैक में देख पा रहे हैं, जो बिंदु बताए गए हैं सब सही है, और यह आपके बिंदु भी बने, एक एक दो लाइन में आपको इसको डिस्क्राइब भी करना है, इसका वर्णन करना है। ओके, एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, औद्योगिक क्रांति के कौन कौन से परिणाम परिलक्षित हुए? परिणाम आ जाए या प्रभाव आ जाए, बात एक ही है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम या औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। ऑप्शन है आपके पास, औद्योगिक नगरों का विकास, बिल्कुल राइट है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े नगरों का विकास होने लगा। तो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगार श्रमिक कारखानों में काम करने के लिए आने लगे और वे स्थायी रूप से कारखानों के समीप ही रहने लगे। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? नए नए औद्योगिक नगरों का विकास होने लगा। तो यह परिणाम औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया। नेक्स्ट है आपका शहरी जीवन में परिवर्तन। बिल्कुल, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप शहरों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई और अत्यधिक वृद्धि ने शहरी समाज को मुख्यतः दो भागों में बांट दिया। एक बन गया पूंजीपति वर्ग और दूसरा बन गया मजदूर वर्ग। अब पूंजीपति वर्ग कौन था? जो कारखानों का मालिक है ना, पैसे वाले जो थे वो पूंजीपति में कहलाए, और मजदूर वर्ग जो अलग झुग्गी झोपड़ियों में कारखानों के आसपास रहने लग गए। ओके, नेक्स्ट है आपका कारखाना पद्धति का उदय एवं विकास। यह भी एक महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप विशाल कारखानों की स्थापना होने लगी, जिनसे कम समय में सस्ता, अधिक तथा उच्च कोटि का माल प्राप्त होने लगा। तो निश्चित ही यह भी एक महत्वपूर्ण परिणाम सामने आया। और एक और ऑप्शन दे रखा है आपको, पूंजीवाद का विकास। ये वाला बिंदु भी बिल्कुल सही है। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ। अब पूंजीवाद क्या है? पूंजीपति यदि आप जानते हैं तो पूंजीवाद समझ जाएंगे। पूंजीपति कौन? जो कारखानों के मालिक थे, जो धनी थे, जिसके पास बहुत पैसा था, वह पूंजीपति कहलाए। और उन्होंने जिस नीति को प्रतिपादित किया वो नीति पूंजीवाद कहलाई। ओके, तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद का जन्म हुआ। औद्योगिक क्रांति से पूंजी कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही केंद्रित हो गई। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े जो कारखानों के मालिक थे वो धनी व्यक्ति होते थे, और कारखानों में जो भी लाभ होता था वो उन धनी व्यक्ति को ही मिलता था। जो मजदूर वर्ग काम करता था उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका तैयार हुआ है। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं उक्त सभी बिंदु सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज की वर्ग संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और समाज स्पष्ट रूप से 3 नवीन वर्गों में विभाजित हो गया था। वह 3 नवीन वर्ग कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके पास, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग या उद्योगपति वर्ग। तो अभी आप ऊपर पढ़ ही पा रहे हैं, क्वेश्चन में क्लियर है कि 3 नवीन वर्ग कौन कौन से हैं। तो इसमें 3 ऑप्शन सही है, वो है पूंजीपति वर्ग, जो जस्ट अभी हमने चर्चा की है, पूंजीपति वर्ग जो कारखानों के मालिक थे, जिसके पास अतुल धन संपत्ति थी, वह पूंजीपति की श्रेणी में आए और समाज में पूंजीपति का स्थान अग्रणी था, सबसे पहले उनका स्थान था। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मध्यम वर्ग। तो समाज में पूंजीपति वर्ग के बाद जो दूसरा स्थान था वह मध्यम वर्ग का था। अब मध्यम वर्ग में कौन आते थे? बस पूंजी तो कम थी परंतु शिक्षा व ज्ञान से परिपूर्ण थे। इस कारण समाज व राजनीति में धीरे धीरे इनका हस्तक्षेप बढ़ने लग गया।
तो ये कौन सा वर्ग कहलाया? मध्यम वर्ग। और तीसरा ऑप्शन है मजदूर वर्ग। तो मजदूर वर्ग समाज में सबसे निम्न स्थिति मजदूर वर्ग की थी और मजदूर वर्ग की स्थिति अत्यंत खराब थी, है ना, अत्यंत दयनीय स्थिति में थे। इनके पास न तो धन था और न ही शिक्षा थी, दोनों का अभाव था। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एक और तैयार हुआ है। वर्ग संरचना में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज के वर्ग संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो समाज कितने वर्गों में विभाजित हुआ? 3। और वो तीनों वर्ग कौन कौन से हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फीडबैक में भी आप देख पा रहे हैं जो हमारे 3 वर्ग बतलाए गए हैं वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति के कारण स्त्रियों तथा बच्चों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? औद्योगिकरण ने स्त्रियों बच्चों के शोषण को बढ़ावा दिया। बिल्कुल। तो औद्योगिकरण ने स्त्रियों एवं बच्चों का शोषण को बढ़ावा दिया, क्योंकि कारखानों में जो काम करने वाले स्त्रियां होती थी वह ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम लेते थे, उनके साथ जो बच्चे होते थे उनसे भी काम लेते थे और उनका काफ़ी शोषण करते थे। नेक्स्ट है, कारखानों के मालिक पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम वेतन देते थे। यहाँ पर पुरुष और स्त्रियों के वेतन में भी अंतर था, उनकी मजदूरी में भी अंतर था। स्त्रियों को कम वेतन दिया जाता था, इसलिए कारखानों के जो मालिक थे वह स्त्रियों को रखना ज़्यादा पसंद करते थे। नेक्स्ट है, कारखानों में स्त्रियां कम सुविधाएं होने के बाद भी काम करती रहती थी। तो निश्चित ही कारखानों में कई प्रकार की जो सुविधाएं मापदंड थे उन मापदंड के आधार पर नहीं होती थी और स्त्रियां ज़्यादा विरोध भी नहीं करती थी, कम संसाधन में भी काम करती थी। इसलिए कारखानों के मालिक भी स्त्रियों को ज़्यादा काम पर रखते थे और उनके साथ बच्चे उनको लगभग फ्री में मिल जाते थे, जो छोटा मोटा काम बच्चे भी करते थे। कारखानों में काम करते हुए कई स्त्रियां हादसे का शिकार भी हो जाती थी। निश्चित है उनके साथ बच्चे भी होते थे छोटे छोटे, तो उन बच्चों की देखभाल के चक्कर में कहीं ना कहीं इधर उधर ध्यान जाता है तो कई प्रकार वह हादसे का शिकार भी हो जाती थी। तो ये जो बिंदु बताए गए हैं ये सभी बिंदु सही हैं। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं सभी बिंदु सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही जोड़ी। ऑप्शन एक तरफ आपको दे रखे हैं। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? नेक्स्ट है, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई? क्लोरीन, विद्युत, टेलीग्राफ, वर्सली कैनाल। और ऊपर ऑप्शन आपको दे रखे हैं जेम्स ब्रिंडली, शीले, इंग्लैंड, चार्ल्स व्हिटले एवं सैमुअल मॉर्स और कपड़ा उद्योग। तो सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? आप सब जानते हैं, हमने एक क्वेश्चन पहले तैयार कर लिया है, इंग्लैंड। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई? तो कपड़ा उद्योग में या वस्त्र उद्योग सबसे पहले क्रांति हुई थी। नेक्स्ट है आपका, क्लोरीन एक प्रकार का रसायन है, इसकी खोज शीले ने की थी। विद्युत टेलीग्राफ चार्ल्स व्हिटले एवं सैमुअल मॉर्स ने इसका आविष्कार किया था। और वर्सली कैनाल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जेम्स ब्रिंडली ने की थी। तो टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन हम तैयार कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हमारा अभ्यास कार्य का प्रश्न है, सड़क और नहर परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या है? ये प्रश्न आपको मिलता जुलता लग रहा है। इसके पहले आपने तैयार किया था नहर एवं रेल परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या क्या है। वहाँ पर आपने नहरों की तुलना रेलवे से की गई थी, यहाँ पर आपको तुलना सड़क और नहर परिवहन की करना है। तो सड़क और नहर परिवहन की अपेक्षा कौन ज़्यादा लाभकारी है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। परिवहन के साधन के रूप में नहर परिवहन सड़क परिवहन से काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ। मतलब ज़्यादा अच्छा कौन सा है? नहर परिवहन सड़क परिवहन की अपेक्षा ज़्यादा लाभकारी है। अब इसके सापेक्षिक लाभ क्या क्या है? नहर परिवहन द्वारा भारी वस्तुओं को सड़क मार्गों की अपेक्षा बहुत कम समय में दूरस्थ स्थानों तक भेजा एवं लाया जा सकता था। जो सड़क परिवहन में बहुत टाइम लगता था, नहर परिवहन में वह कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा भारी वस्तुओं को आसानी से पहुंचाया जा सकता था। नहर परिवहन द्वारा माल भेजने में सड़क परिवहन की अपेक्षा बहुत कम खर्च होता था, खर्च भी कम आता था। सड़क परिवहन की अपेक्षा नहर परिवहन सस्ता था। नहर परिवहन के विकास ने व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। नहर परिवहन से
आसानी से, जहाँ सड़कें नहीं होती थी, जहाँ पर रोड नहीं होते थे, वहाँ पर नहर परिवहन के माध्यम से बहुत आसानी से व्यापार और वाणिज्य किया जाने लगा। नहर परिवहन की सुविधा ने जन सामान्य के जीवन को सुखी एवं सुविधापूर्ण बना दिया। नहर परिवहन के कारण जन सामान्य काफ़ी सुखी और कई प्रकार की सुविधाएं भी उनको मिलने लग गई। अब लोगों के सस्ते दामों में कोयला मिलने लगा और खाद्य पदार्थ भी आसानी से उपलब्ध होने लगे। तो इस प्रकार हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब इसको सबमिट करते हैं। व्यू स्कोर आपको दिखाई दे रहा है। तो अब हम व्यू स्कोर पर जाते हैं, देखते हैं हमने कितने अंक प्राप्त करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25 आउट ऑफ 25 अंक प्राप्त कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो हमने अभी क्वेश्चन हल किए हैं वो सभी सही है। और जो अभ्यास कार्य वाला प्रश्न था उसका आंसर भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप जरूर राइट डाउन करें। और इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध करवाई गई है, उस पर जाकर आप जरूर टेस्ट दें। और सीखने का एक नया तरीका, एक नया अनुभव निश्चित ही आपको पसंद आया होगा। आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।